नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में स्वागत करता हूं तहे दिल से। और जैसा कि थंबनेल में मैंने मेंशन कर रखा है कि आज का अपना टॉपिक होने वाला है मौलिक अधिकार और कर्तव्य। जी हां, जिससे प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। मोस्ट एक्सपेक्टेड फैक्ट्स मैं इसमें आप लोग को आज बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो आते हैं जल्दी से अपने टॉपिक पर। देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य शामिल है। मौलिक अधिकारों की अवधारणा को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है और मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा को रूस के संविधान से लिया गया है। तो ये दो फैक्ट आपके पहले ही तैयार हो गए, मैंने बता दिया। इसके अलावा बहुत सी चीजें मैंने जो है नोट कर रखी हैं, इसको भी आप लोग देख करके सुन करके नोट डाउन कर लें, और जहां से ये संभव है कि प्रश्न फैक्ट्स पूछे जाएंगे क्वेश्चन में। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों की बात करें, इसका सबसे पहले हम जाने कि संविधान के किस भाग में इसका उल्लेख है। देखिए, ये मूल संविधान में शामिल था, ठीक है, लेकिन मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में शामिल नहीं थे। ये 3-4 फैक्ट आपको मैंने बता दिए, इसको आप लोग जरूर नोट डाउन कर लें। अब बात करते हैं मौलिक अधिकारों को। ये जो मौलिक अधिकार है, ये संविधान के भाग 3 में वर्णित है, अनुच्छेद 12 से 35 तक में। ठीक है, कहां से कहां तक? संविधान के भाग 3 में। तो पूछा जा सकता है कि मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से 35। और भाग 3 को ही भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। मैग्ना कार्टा माने महाअधिकार पत्र, यानी कि ये नागरिकों के लिए एक बहुत बड़ा अधिकार है जो हमको ये मिले हैं। अब बात करते हैं, देखिए, मौलिक अधिकार जब जो है पहले 7 थे, 7 में से जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटा दिया गया है, तो कितने बचते हैं अब? 6। मैंने 7 लिखे हुए हैं वो आपको बताने के लिए, लेकिन 6 है केवल। जहां तक नीले पेन से लिखा हुआ है मार्कर से, ये आपके 6 मौलिक अधिकार हैं। और 7वें संपत्ति के अधिकार को, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 31 में मिलता है, इसको 1978 में 44th अधिनियम के द्वारा, यानी कि संविधान संशोधन के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया है। कब समाप्त किया गया? 1978 में। किस संशोधन के तहत? 44वें 44th अधिनियम के द्वारा। ठीक है, अब समता का अधिकार, ये अपना पहला मौलिक अधिकार है। समता का अधिकारों का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 14 से 18 तक में है। लिख लेंगे, अनुच्छेद 14 से 18 तक में। फिर स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 19 से 22। और इस बार की गारंटी है कि यहां से क्वेश्चन पूछे जरूर जाएंगे, और जो पूछा जाएगा वो मैं यहां बता रहा हूं। और सबसे ज्यादा क्या पूछा जाएगा? अनुच्छेद, यानी कि किस अनुच्छेद के तहत, कितने से कितने अनुच्छेद के तहत जो है शोषण के विरुद्ध अधिकारों का उल्लेख है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये किस जो है अनुच्छेद के तहत हमको जो है मिला हुआ है। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अनुच्छेद 23 और 24 में इसका उल्लेख मिलता है, केवल 2 में, अनुच्छेद 23 और 24 में। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर आपका शोषण करता है तो उसके लिए आप न्यायालय में जा सकते हो। ठीक है, फिर है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। जैसा कि भारत क्या है, एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ पर किसी भी धर्म को विशेष तवज्जो नहीं दिया गया है, सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाता है। तो इसका उल्लेख 25 से 28 वाले अनुच्छेद में हुआ है। फिर है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, यानी कि हर धर्म को अपनी संस्कृति और शिक्षा को आगे बढ़ाने का अधिकार हमारे देश में लोगों को दिया गया है। इसका उल्लेख जो हुआ है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार का, ये अनुच्छेद 29 और 30 में है। फिर आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको अनुच्छेद 32 के तहत शामिल किया गया है। अनुच्छेद 32 में आप लोग को ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार मिलता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों की आत्मा किसको कहा था? तो वो इसको कहा था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, है ना। आत्मा जैसे हमारे शरीर में है, तो बिना आत्मा के तो हम निर्जीव साबित हो जाएंगे ना। तो उसी प्रकार से अगर इन मौलिक अधिकारों में से छठे संवैधानिक उपचारों का अधिकार को हटा दिया जाए तो इनका कोई वैल्यू नहीं रह जाता है, क्योंकि ये अधिकार है, आपके अधिकारों का हनन भी हो सकता है। तो मान लो अगर हनन होता है तो हम इसके लिए कहाँ जाएंगे? तो न्यायालय में ही तो जाएंगे। तो जब यही नहीं रहेगा तो हमें न्याय कहाँ से मिलेगा? तो इसीलिए कहते हैं ये मौलिक अधिकारों की आत्मा है। कौन सा? अनुच्छेद, संविधान का मौलिक अधिकार छठा जो है, ये आत्मा है मौलिक अधिकारों की। तो इस प्रकार से ये अनुच्छेद लिख करके आप लोग जरूर नोट डाउन कर लें।
यहाँ से ये है कि 100% जरूर पूछा जाएगा भाई, है ना। तो मैंने अपनी ओर से बताने की पूरी कोशिश की है, बाकी आप लोग भी कोशिश करते रहे। फिर बात करते हैं मौलिक कर्तव्यों की। देखिए मौलिक कर्तव्यों को मूल रूप से ये हमारे संविधान में शामिल नहीं थे, तो कब शामिल किया गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी सन 1975-77 में, इसने सिफारिश की, है ना। और वो सिफारिश के तहत जो है 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद भाग 4A, अनुच्छेद भाग 4A के तहत इसको जो है शामिल किया गया है ना। यानी कि अनुच्छेद यहां मैंने लिख रखा है, देखिएगा, अनुच्छेद 51A में आपके 10 जो है कर्तव्यों का उल्लेख था, लेकिन 11वां भी शामिल किया गया है। तो क्या बात करेंगे, जैसे कि मौलिक अधिकारों का भाग 3 में है, वैसे ही मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भाग 4A में मिलता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान जो है रखना है 42वें संशोधन के द्वारा। जो 11वां मौलिक कर्तव्य है जो है आपका, ये 2002 में शामिल हुआ था। किस संशोधन के तहत? 86वें संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया। किसमें? भारतीय संविधान में, है ना, या अनुच्छेद 51A में इसको शामिल किया गया। तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो आप लोगों को पहला और 11वां तो जरूर है कि याद होना चाहिए, है ना। कर्तव्यों को तो भाई देखिए याद करने की चीज नहीं है, ये तो सेल्फ मोटिवेटेड चीज, मतलब की चीजें हैं जो हमारे कर्तव्य हैं, जो हमारी ड्यूटीज हैं, उनको मतलब कि निभाने के लिए कोई हमको सिखाए तो ये गलत है। तो संविधान, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, ये हमारा पहला मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, राष्ट्रगान क्या है कमेंट करें, किसने लिखा, ये भी भाई है ना, और सभी को मालूम होगा, ये हमारा पहला मौलिक कर्तव्य है। दूसरा कर्तव्य क्या है? स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को संजोना। देखिए हमारा देश जो भारत आजाद हुआ था, और आजाद होने से पहले हम लोगों ने जो सपने देखे थे, जो हमने आदर्श बनाए थे कि हम आजादी के बाद जब हमारा अपना शासन होगा तो हम किस आधार पर समाजवादी, राष्ट्रवादी, पंथ निरपेक्ष, है ना, आपसी बंधुता वाले भावना को ध्यान में रखते हुए आपस में मिलकर के शासन करेंगे। तो हमको उन आदर्शों को बनाए रखना है। तीसरा है देश की रक्षा करना, यानी कि देश की रक्षा के लिए हमें सदैव तत्पर रहना चाहिए। 24 घंटे जब देश आवाज दे हमें तत्पर रहना है और पहुंच जाना है देश की रक्षा के लिए। तो ये चीजें हैं। अब ये पांचवा है सभी लोगों में समरसता, भ्रातृत्व की भावना का निर्माण, भ्रातृत्व की भावना का निर्माण। समरसता माने धर्म, भाषा, लिंग, क्षेत्र के आधार पर हमारे अंदर भेदभाव भाई नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर हम देश के नागरिक कहलाने लायक नहीं रह जाएंगे ना। तो ये चीज हमारे अंदर, और भाईचारे की भावना भी होनी चाहिए। फिर है छठा, संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण करना। जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा इंडियन कल्चर है, इसको हमें बनाए रखना, क्योंकि गौरवशाली इतिहास रहा है अपने देश का। वेद यहाँ का जितने वंशों ने शासन किया, हमारे यहाँ के साहित्य, हमारे यहाँ की परंपराएं, उनको हमें जीवित रखना है, बनाए रखना है। दुनिया भर के देश हमारी, मतलब कि हमारी संस्कृति की ओर बड़े उससे देखते हैं कि भारत में इतनी भाषा बोलने वाले, इतने प्रकार के पहनावे और इतने प्रकार के जो है खान पान, तब भी ये लोग एक है। तो हमें उस चीज को जो है बनाए रखना है, बिगड़ने नहीं देना है। फिर है पर्यावरण की रक्षा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 7वें से ये बन सकता है कि किस मौलिक कर्तव्य में कहा गया है कि पर्यावरण की रक्षा करना हमारा मौलिक कर्तव्य है, तो वो 7वां है, याद रखेंगे भाई। पर्यावरण इसमें बस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, ये जो है फैक्ट चल रहा है, टॉपिक चल रहा है, और लगभग हर प्रश्न में हर परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। तो इस पर आप लोग गौर करेंगे ना। तो पर्यावरण की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। पर्यावरण में पेड़ पौधे, मिट्टी, जल, वायु, इन सभी को हमें बचा करके रखना है, इनका परिरक्षण करना है, इनको बचा के रखना है। जीव जंतुओं का, इनका भी हमें परिरक्षण करना है, इनको हमें बनाए रखना है। और सतत पोषण के तहत, सतत पोषण का मतलब होता है कि खुद भी इस्तेमाल करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम बचा करके रखें। तो हमें इस प्रकार से पर्यावरण की रक्षा करना है। फिर है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। देखिए किसी भी बात को कहने में या करने में, किसी भी काम को करने में हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, ना कि एक अंधविश्वास, बाह्य आडंबर वाली बातें करनी चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तात्पर्य है कि हमें किसी भी चीज के बारे में तर्क सहित कोई काम करना चाहिए, कोई जवाब देना चाहिए, या किसी चीज के बारे में जब सोचें
तो तर्क सहित सोचे, ये नहीं कि बस किसी की बात सुनी बस हमने उसको जो है पास आउट कर दिया या कैसे करके। तो हमें अपनी खुद की थिंकिंग जो है डेवलप करनी है यहाँ से। उसके बाद आता है वैज्ञानिक, मैंने बताया। नवा है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा। सरकार के द्वारा जो हमें सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, चाहे सरकारी विद्यालय हो, सड़क मार्ग हो, है ना, या रेलवेज हो, या एयरपोर्ट हो, या बस अड्डे हो, पार्क हो, यातायात के साधन हो, तो जो हमें सुविधाएं प्रोवाइड करती है ये सरकार, जो सार्वजनिक संपत्ति है हमारी, हमें इनको भी बचा के रखना है, इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना है, ये सबसे बड़ा हमारा कर्तव्य है। उसके बाद आता है व्यक्तिगत सामूहिक प्रयास से राष्ट्र की प्रगति। खुद भी यानी कि जैसे मैं और सभी लोग मिलकर के इस राष्ट्र के विकास को, इस राष्ट्र का हमको विकास करना है हर तरीके से, शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, हर प्रकार से हमें सामूहिक रूप से आगे बढ़ना है, तभी तो राष्ट्र हम कहलाएंगे, है ना। फिर आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट, जहां से प्रश्न बन सकता है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना, ये हमारा अभिभावकों का कर्तव्य है, ये अभिभावकों के लिए कर्तव्य है ना। तो 6 से 14 वर्ष, कभी कभी 7 लिख करके आ जाता है तो यहाँ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो 6 से 14 वर्ष तक के लिए ये एक टाइम पीरियड बनाया गया है। तो ये थे आज आपके मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। देखिए क्या होता है कि जो मौलिक अधिकार हैं इनको स्थगित किया जा सकता है, लेकिन कब? आपातकाल के दौरान। लेकिन मौलिक कर्तव्यों को स्थगित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये हमारे कर्तव्य हैं। जैसे आपातकाल लगा, मान लो मौलिक अधिकारों को तो हमने स्थगित कर दिया, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम आपातकाल की भावना जो जिस उद्देश्य के तहत उसको लगाया गया है उसको हम बरकरार रखें, उसमें किसी प्रकार का हम जो है वो इंटरफेयर ना करेंगे जिससे अव्यवस्था फैले। तो ठीक है, तो ये था अपना आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक, जहां से प्रश्न लगभग पूछे जरूर जाएंगे, इस बात की गारंटी है मेरी ओर से। तो कैसा लगा कमेंट करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।